गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अपने पहले यूनिट के बारे में बात करें तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट यूनिट था आहार एवं पोषण विज्ञान। हमने ये देखा था कि जो हमने कल थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी बात किया था, इसके पहले हमने टॉपिक भी अपना देखा था कि हमें क्या करना है, टीजीटी पीजीटी में कैसे पढ़ना है। जो हमारा 90 दिन का टारगेट है उसको हमें लेके चलना है। तो हम जो इसके अंतर्गत आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहले क्या करते हैं, उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग अमृता जी, और प्रियंका को भी गुड इवनिंग। अब हम बात करते हैं जो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक बार हम उस पर देखते हैं। इस ऑफर के बारे में देख लेते हैं। नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है। स्वतंत्रता बैच और लक्ष्य फाउंडेशन स्वतंत्रता बैच ऑफर हमारे 501 रुपए की छूट और लक्ष्य में 1001 की छूट दी जा रही है। चलिए पहले हम टॉपिक पे आते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट से भी पहले हमने ये पढ़ा था कि पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है। पोषण हमारे क्या है, पोषण वह है जो क्या करता है, हमारे शरीर को पोषकता प्रदान करने का कार्य करता है, वह हमारे पोषक तत्व हो रहे थे। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि पोषण हमारे कितने प्रकार से हो रहे थे। तो हमने देखा था 2 प्रकार से हो रहे थे, एक हमारा था सुपोषण और दूसरा था हमारा कुपोषण। फिर हमने सुपोषण के बारे में देखा था कि सुपोषण हमारी वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, संतुलित आहार विद्यमान होता है। फिर हमने उसके बाद उसमें ये बात की थी कि संतुलित आहार क्या है। तो हमने ये भी देखा था कि संतुलित आहार वह आहार है जिसके अंतर्गत सभी पोषक तत्व क्या मौजूद रहते हैं, सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वो सभी हमारे आहार संतुलित आहार कहे जाते हैं। तो उसमें पोषक तत्व की बात आई थी, तो हमने 6 पोषक तत्व की बात की थी। पहले हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट था, फिर हमारा प्रोटीन था, वसा खनिज लवण जल और मिनरल्स की हम बात कर रहे थे, और विटामिन की भी इसमें बात कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। तो हमने उसके अंतर्गत ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, कहाँ से उसकी प्राप्ति होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो हमारी प्राप्ति होती है वह वनस्पति जगत से प्राप्ति हो रही थी। और कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा सूत्र था CHO था। CHO कार्बोहाइड्रेट का सूत्र हमारा था CHO। फिर हमने इसका संगठन देखा था। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के संगठन में ये देखा था कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के क्या बना हमारा कार्बन कार्बोहाइड्रेट बना है। और कार्बोहाइड्रेट को हम किस किस नाम से जान रहे थे, तो हम इसको कार्बोज, श्वेतसार और कार्बोहाइड्रेट के नाम से जान रहे थे। और शर्करा के नाम से भी जानते हैं हम कार्बोज को। इतने नामों से हम कार्बोहाइड्रेट को जान रहे थे। इसका जो हमारा संगठन था वह हमारा था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की यौगिक है। फिर हमने इसके अंतर्गत देखा था कि हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा था। हमारे आहार में कम से कम 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मौजूद रहता है। लेकिन हमारे शरीर में जो हम आहार लेते हैं, खाना खाते हैं, उसकी हम बात करें, इसमें हमारा 60 से 65% होता है। और हमारे आहार में 60 से 70% मौजूद रहता था। फिर हम इसमें देखे थे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज माना जा रहा था और सबसे जटिलतम रूप पॉलीसेकेराइड्स माना जा रहा था। अब हम इसमें देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण हमने देखा था। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हमने उसे 3 भागों में बांटा था। पहला हमारा था मोनोसेकेराइड्स, दूसरा हमारा था डाइसेकेराइड्स और तीसरा हमारा था पॉलीसेकेराइड्स। जिसमें कि हम लोग ने मोनोसेकेराइड्स के बारे में चर्चा कर ली थी। मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत हमने 3 देखा था। मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत हम लोगों ने 3 देखा था। मोनो सेकेराइड्स, यह हमारे एक अणु से मिलकर के मोनोसेकेराइड्स बना है। तो इसमें हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा था, मोनो बराबर GFG। तब ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज की हमने बात की थी। तो एक हमारा G से हो जा रहा था ग्लूकोज, C6H12 और O6 की बात कर रहे हैं। फिर हमारा F से था फ्रैक्टोज,
इसका भी हमारा सूत्र यही होगा। फिर जी की बात कर रहे थे, ग्लैक्टोज। तो मोनो बराबर हमारा जो GFG था, तो इसमें हम देखते हैं हमने ग्लूकोज को किन किन नामों से हम जान रहे थे। ग्लूकोज हमारा C6, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के हमारे 6 अणु मिलकर के ग्लूकोज का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। फिर हमने देखा था कि ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ब्लड शुगर के नाम से भी जान रहे थे, अंगूर की शर्करा के नाम से भी जान रहे थे, ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जान रहे थे। इसे हम बॉडी का सिक्का भी कहते हैं, बॉडी का सिक्का। और यह तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है, शीघ्र करंट की एनर्जी देने का हमारा ग्लूकोज कार्य करता है। जैसे कि कोई फील्ड में अगर खिलाड़ी है, खेलते खेलते बेहोश हो जाता है या चक्कर आता है या वह गिर जाता है, तो उसे सबसे पहले क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे उसके अंदर एनर्जी आ जाए। सेकंड हम बात कर रहे थे फ्रैक्टोज की, तो इसे हम लेव्यूलोज के नाम से भी जानते हैं, लेव्यू या फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं, फलों की शर्करा। और यह का ग्लूकोज से 2 गुना अधिक मीठा होता है। जो हमारा ग्लूकोज से फ्रैक्टोज है, यह क्या होता है, 2 गुना अधिक मीठा, 2 गुना अधिक मीठा होता है। थर्ड हमने बात की थी ग्लैक्टोज की, तो हमने ग्लैक्टोज में देखा था कि यह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक जगत में नहीं पाया जाता, यह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक जगत में नहीं पाया जाता। इसका हमारे शरीर में क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमारा जो ग्लैक्टोज का निर्माण होता है, एक अणु हमारे ग्लूकोज के प्लस एक अणु हमारे लैक्टोज के मिल करके ग्लैक्टोज का निर्माण करते हैं। हमने इतनी सारी बातें पहले वीडियो में देख ली थी। अब हम सेकंड वीडियो में आज इसके आगे पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया, यदि हमारे रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। हाँ, ग्लूकोज फ्रैक्टोज मोनो बराबर GFG, सिंपल सा। चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। हमने मोनोसेकेराइड्स के बारे में देख लिया, सिंपल सा है, मोनो बराबर GFG। और हमें इसके क्या, जो हमारा ग्लूकोज का क्या सूत्र है, फ्रैक्टोज का क्या है, ग्लैक्टोज क्या है, ये हमें किस रूप से बॉडी में पाया जाता है, हमने इसको देखा। अब हम सेकंड की बात करते हैं, डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स, यहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इसमें एक बात देखी थी, जो हमारा डाइसेकेराइड्स होता है, यह हमारे मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु मिलकर के डाइसेकेराइड्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मोनो के 2 अणु, कितने, 2 अणु मिलकर डाइसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं, सेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। यह भी हमारे 3 होते हैं। डाई बराबर LCM, LCM। इसमें हमारा पहला होता है, L का मतलब होता है लैक्टोज, C का होता है सुक्रोज, और हमारा M का होता है माल्टोज। जिस तरीके से हमारा मोनो बराबर GFG हो रहा था, वैसे हमारा डाई बराबर LCM हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि डाइसेकेराइड्स में हमारे लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये जो 3 है, कहीं ना कहीं हमारे क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु से मिलकर के बना है।
फ्रैक होता है बेटा, फ्रुक नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं एलसीएम। पहले हम सबसे पहले लैक्टोज के बारे में देखते हैं कि लैक्टोज हमारा क्या है। इसे बार बार लिखने से ये रहता है कि माइंड में हमारे याद रहता है। तो हम पहला देखते हैं लैक्टोज। तो हमें इसमें ये देखना है कि लैक्टोज हमारे किन दो मोनोसेकेराइड्स को मिला करके बनता है। तो इसमें हम देखते हैं एक अणु ग्लूकोज के, एक अणु ग्लूकोज के प्लस एक अणु हमारे लैक्टोज के। किसके? एक अणु हमारे ग्लूकोज के और एक अणु हमारे लैक्टोज के मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। एक अणु ग्लूकोज और एक अणु हमारे लैक्टोज के मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। लैक्टोज का निर्माण करते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किस शर्करा के? दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा लैक्टोज था कि हमें क्या दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के लैक्टोज का निर्माण हो रहा था। दो अणु हमारे कौन कौन से? एक ग्लूकोज था और एक हमारा लैक्टोज था। और इस लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, सुक्रोज। किसकी बात कर रहे हैं? सुक्रोज। तो देखते हैं हमारा सुक्रोज का कैसे निर्माण होता है। G प्लस एफ, मतलब GF बराबर C। इसका GF बराबर C। तो हमारे इसके एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु हमारा फ्रैक्टोज का होता है। एक अणु ग्लूकोज का प्लस एक अणु फ्रैक्टोज का। मिलकर निर्माण करें सुक्रोज का। अब हम देखते हैं कि सुक्रोज को हम किस किस नामों से जानते हैं। तो सुक्रोज को हम सबसे पहले, इसे हम सबसे पहले कार्न शुगर, घरेलू शर्करा, चुकंदर की शर्करा, टेबल शुगर और गन्ने की शर्करा। सुक्रोज को हम इन सभी नामों से जानते हैं। सबसे पहले हमारा कॉर्न शुगर, फिर हमारा घरेलू, फिर चुकंदर, फिर टेबल शुगर व गन्ने की शर्करा के नाम से सुक्रोज को जानते हैं। सीधा सा हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घरेलू शर्करा को हम किसके नाम से जानते हैं? सुक्रोज या फिर क्या कहते हैं माल्टोज या फिर ग्लूकोज या फ्रैक्टोज को। तो हमारा करेक्ट आंसर था उसमें सुक्रोज। तो घरेलू शर्करा को हम सुक्रोज के नाम से
जानते हैं। अब हम बात करते हैं माल्टोज की। इसमें हमारे ग्लूकोज के दो अणु मिलकर के माल्टोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के दो अणु, दो अणु मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस एक अणु ग्लूकोज बराबर माल्टोज। इसे हम जौ की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। शर्करा के नाम से जानते हैं। हाँ बेटा, घरेलू शर्करा, सुक्रोज को। या फिर मंड की शर्करा पूछ सकता है, या माल्ट की शर्करा, जौ को ही कहते हैं। यह हमारा था माल्टोस के बारे में। हमने इसमें तीनों के बारे में देख लिया था। पहले हमने लैक्टोज के क्या एलसीएम की बात कर, लैक्टोज के बारे में देखा, फिर सुक्रोज के बारे में देखा और माल्टोज के बारे में देखा। इसमें हमने ये देखा कि किन किन चीज़ों से, किन किन मोनोसैकेराइड से मिलकर किन का निर्माण हो रहा था। और इसके बाद हमने इसमें ये देखा कि किन किन नामों से इनको हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। थर्ड एंड लास्ट बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। यह हमारा जल में क्या सबसे जटिलतम रूप होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम पॉलीसेकेराइड्स माना जाता है। यह हमारी जो शर्करा होती मीठी भी नहीं होती और जल में क्या होती, अघुलनशील होती है। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से हमारे आते हैं। तो पहले हमारा हो जाएगा स्टार्च, सेकंड हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज, फिर हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सैक्रिन। ये सभी हमारे पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, डेक्सट्रिन और हमारा ग्लाइकोजन और सैक्रिन। स्टार्च जो हमारा होता है अनाजों में पाया जाता है। कहाँ पे, अनाजों में।
के बाद सेल्यूलोज की बात कर रहे हैं। तो सेल्यूलोज हमारा स्टार्च होता है, हाँ। स्टार्च। स्टार्च ही बेटा। STARCH। सेलुलोज होता है हमारे शरीर में, इसमें ऊर्जा, सेलुलोज से हमारे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। यह हमें शून्य ऊर्जा देता है। कौन शून्य ऊर्जा में कौन देता है? सेलुलोज देता है। इसका पाचन भी नहीं होता हमारे शरीर में। शरीर में सेल्यूलोज का। और ऊर्जा हमें इससे मिलती है? बिल्कुल भी हमें इससे ऊर्जा नहीं मिलती, शून्य मिलती है। यह क्या करता है? अनाजों एवं फलों की छिलके में पाया जाता है। हमारा आंतों की क्या करता है? क्रमानुकंचन की गति में सहायक होता है। क्रमानुकंचन की गति को बढ़ा देता है। सबसे अधिक मात्रा सेल्यूलोज की अजीर में पाई जाती है। सेल्यूलोज की सबसे अधिक मात्रा की मात्रा अधिक पाई जाती है। हमारा सेल्यूलोज के बारे में था कि सेल्यूलोज से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है? बिल्कुल जीरो मिलती है, मतलब शून्य की बात हो रही है। इसमें पाचन हमारे शरीर में इसका नहीं होता है और अनाज और फलों के छिलकों में पाया जाता है। आंतों की क्रमानुकंचन गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। और अजीर में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इतने पॉइंट्स हमारे सेल्यूलोज के बारे में है। नेक्स्ट हमारा हेमी सेल्यूलोज।
जो हेमिसेल्यूलोज होता है, ये सेल्यूलोज के साथ क्या होता है, चिपका रहता है। और इसके साथ ही इसकी भी कैलोरी शून्य होती है मनुष्य के शरीर में या फिर मानव के शरीर में शून्य ऊर्जा देता है। और बिल्कुल भी नहीं, जीरो। और हेमिसेल्यूलोज हमारे किसके साथ होता है, सेल्यूलोज के साथ क्या होता है, चिपका रहता है। सेकंड इसमें पॉइंट देखते हैं, सेल्यूलोज के साथ सेकंड की बात करते हैं। तो यह क्या करता है, यह मंद गति से ग्लूकोज में बदलता रहता है, अति मतलब बहुत ही धीरे। अति मंद गति से ग्लूकोज में बदलता रहता है। फिर हम बात करते हैं पैक्टिन की। पैक्टिन जो हमारा होता है जैम जेली की बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसका भी कोई पोषण मूल्य नहीं होता। शून्य ऊर्जा देता है। पैक्टिन जो हमारा होता है यह क्या करता है, फलों की गूदों के ऊपर तथा सतह के नीचे पाया जाता है। फलों के गूदों के ऊपर तथा सतह के नीचे पाया जाता है। यह जैम जेली बनाने में क्या होता है, प्रयोग किया हमारा जाता है। और इसके साथ ही जब अतिसार की बीमारी होती है तो इसमें भी बहुत सहायक होता है। अतिसार सब डायरिया में बहुत सहायक होता है। हाँ, हमने पैक्टिन, मेरे पैक्टिन हमारा अमरूद में पाया जाता है, फलों के, इसमें सबसे पहले वो फलों की गूदों के ऊपर, जो हमारा उसके अंदर गूदा होता है उसके ऊपर तथा सतह के नीचे, जो उसके छिलके होते हैं उसकी सतह के नीचे पाया जाता है। और ये हमारा सबसे ज्यादा सहायक जो होता है अतिसार या डायरिया की बीमारी में होता है। और इसकी जो ऊर्जा देने का कार्य करता है बिल्कुल भी क्या, जीरो का करता है, और इसका कोई पोषण मूल्य नहीं होता। इसके बाद हम इसमें देखते हैं एक हमारा और बच रहा है, वह है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन जो हमारा होता है, तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज, जो हम ग्लूकोज एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है, तो वो लीवर में या मांसपेशियों में जाकर के ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, वह संचित हो जाता है। अभी जैसे नवरात्र चल रहा है और सबका फास्ट चल रहा है, किसी को 9 दिन का है, किसी को 30 का है, तो क्या करते हैं, कुछ लोग दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं, या कुछ लोग केवल नाइट में खाते हैं, पूजा पाठ करने के बाद खाते हैं, तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ग्लूकोज तो वो ले नहीं रहे हैं, तो उनको ऊर्जा ग्लाइकोजन से मिल रही है। जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन पहले से जाकर के यकृत व मांसपेशियों में जमा है, वह क्या कर रहा है, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर के हमें ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। ग्लूकोज की अधिकता हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। कहाँ पे, मांसपेशियां तथा यकृत में, लीवर। और जब यह ग्लूकोजन से ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है, तो ग्लूकेगॉन नाम का एक हार्मोन होता है जो इसकी क्या करता है, मदद करता है। एक हमारा और था डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन ग्लाइकोजन के बाद सबसे लास्ट हमारा डेक्स्ट्रीन था, जो अंकुरित अनाजों में। हमने क्या किया, मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत जितने भी हमारे पदार्थ आ रहे थे, जो चीजें, ग्लूकोज हो गया, मोनो क्या कहते हैं, लैक्टोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, डेक्स्ट्रीन हो गया, इन सब के बारे में देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला कार्य होता है शरीर को ऊर्जा देने का। सबसे पहले इसका जो हमारा मुख्य कार्य था, हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। सेकंड जो इसका हमारा कार्य होता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम के फिर हमारे तंत्रिका तंत्र, नाड़ी संस्थान और पाचन संबंधित
सभी चीजों में क्या होता है, मददगार होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का, यह क्या करता है, नाड़ी संस्थान और तंत्रिका तंत्र को भी स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट इसमें हमारा विटामिन क्या करे, बी के ग्रुप के संश्लेषण में सहायक होता है। सहायक होता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के कार्य थे। अब हम देखिए कार्बोहाइड्रेट से जो हमारी बीमारी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे अधिकता से क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। एक हमारा शब्द आता है डेक्सट्रिन, हमने जब देखा था तो डेक्सट्रिनाइजेशन, उसमें क्या होता है कि जो हमारे अनाज होते हैं, जब वो ताप के संपर्क में आते हैं तो उनमें बुरी बुरी परतें आ जाती है, जैसे कि जब हम रोटी को सेकते हैं तो बुरी बुरी परत आ जाती है, या फिर भुट्टा को भूनते हैं, या ब्रेड के जो साइड साइड हमारे किनारे वाले जो होते हैं, उसे हम डेक्सट्रिनाइजेशन बोलते हैं। डेक्सट्रिनाइजेशन। एक हमारा था जिलेनीकरण, एक हमारा जिलेटनीकरण। ये हमारे दो शब्द हैं। तो इस जिलेटीकरण में क्या होता है, जो हमारा अनाज होता है जो जटिल रूप में होता है उसको क्या करते हैं, सरल रूप में लाते हैं। अनाजों के अनाज के जटिल रूप को सरल रूप में लाते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, अनाजों में क्या करते हैं, भूरी परत आ जाती है। अनाजों को ताप ताप के संपर्क में ले जाने से ताप के संपर्क में ले जाने से भूरी परत तो जो हमारी भूरी परत आती है वो हमारा डेक्सिनाइजेशन कहा जाता है।
और जो हम अनाजों को जटिल से सरल रूप में लाते हैं वो हमारा जिलेटनीकरण कहा जाता है। जैसे कि हमारा चावल जो होता है वो सबसे बड़े जटिल रूप में होता है, लेकिन जब उसको पानी में भिगोते हैं या फिर गर्म ताप में लिए जाते पकाते हैं तो सरल फॉर्म में आ जाता है, वही हमारा जिलेटनीकरण कहा जाता है। अनाजों की बात करते हैं, जैसे हमारी जो रोटी होती है जब हम उसको तवे पे सेकते हैं तो देखते हैं उसमें भूरी भूरी परत आ जाती है, तो ये हमारा डेक्सट्रिनाइजेशन कहा जाता है। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज और सैक्रिन, ये सब भी आपका पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है। जैसे कि कभी का हमें ग्लाइकोजन पता है, सेल्यूलोज पता है, स्टार्च पता है, पैक्टिन पता है, लेकिन अगर आप सैक्रिन दे दे या फिर डेक्स्ट्रिनाइजेशन दे दे, डेक्स्ट्रिन दे दे, तो वो चीज़ हमें नहीं मालूम होती, वहां पे हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। तो हमें इन सब के बारे में जानना चाहिए। ये सभी हमारे पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। हमने इसमें देखा कि पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है और डाइसेकेराइड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। चार तो हमारे मुख्य हो जाए, उसके अंतर जो है वो भी हमें एक बार जानना है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।